जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 और आप सबके लिए ज्योग्राफी से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि सेट है और यही सेट से आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले यही प्रश्न है। तो आप इस सेट को अच्छी तरह से समझ के अपनी कॉपी में नोट करके जरूर लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको टोटल ज्योग्राफी का जो सेट दिया जाएगा 1 से लेके 10 तक सेट दिया जाएगा, जो कि अगर आप मॉडल पेपर देखे होंगे उसी तरह आपको सब्जेक्टिव का भी दिया जाएगा। अगर आप 10 का 10 सेट कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस कोई भी नहीं रख सकता है, इतना कॉन्फिडेंस है इस सब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल 100% कर लीजिए। टेलीग्राम आपको 100% ज्वाइन कर लेना है क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट होता है। अगर आप टेस्ट देकर अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर और आ जाएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां से आप टेलीग्राम डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स का ऑल पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें हो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, मॉडल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, सारा का सारा ए टू जेड अभी आपको मिल जाएगा। तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र अभी आपको थोड़ा सा पैसा लगेगा, उसके बाद वहां पर क्या कर सकते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब आपको हम जो समझाएंगे सब्जेक्टिव वो आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा आपसे चैलेंज है। और कितने ध्यान पूर्वक आप देखते हैं ये आप पे डिपेंड है। हम आपको अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझते हैं या नहीं समझते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या लिखा है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक घटक कौन कौन है। सबसे पहले देखिएगा जनसंख्या क्या होता है। सबसे पहले प्रश्न आपको ये आएगा कि जनसंख्या का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 आदमी जानते हैं, उस प्रकार के लाखों आदमी हो सकता है, उसमें जनसंख्या हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1000 आदमी है, ठीक है 1000 आदमी है और वहां पर एक आदमी बढ़ जाएगा तो क्या होगा 1001 हो जाएगा, और एक आदमी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा, और कोई आदमी परिवर्तन नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वही इस वीडियो में बताया जा रहा है। ये जो प्रश्न देख रहे हैं इसमें तो उत्तर में आपको इस प्रकार लिख रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक घटक इस प्रकार कितने हैं। जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक है, 3 है। और आपको याद रखना कौन कौन, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अगर आप तीनों के तीनों याद कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसे जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं और प्रवास किसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे डिटेल में समझेंगे। तो जन्म दर के बारे में समझते हैं। एक वर्ष में 1000 के जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चे की संख्या होती है, क्या होती है, एक वर्ष में 1000 बच्चा, क्या कहते हैं 1000 के जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चे की संख्या। जैसे 1000 बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पर एक बच्चा जन्म लेकर कितना होगा 1001 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करें मृत्यु दर। मृत्यु दर का अर्थ होता है कि प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चे में 1 वर्ष से पूर्व मरने वाले बच्चे की संख्या। देखिए क्या करा है कि 1000 जन्म लेने वाले बच्चे में क्या करें, बच्चे में 1 वर्ष में 1 वर्ष से पूर्व, 1 वर्ष मतलब 1 साल से पहले उसमें मरने वाले संख्या को बच्चे की संख्या से जोड़ा जाता है। और प्रवास का अर्थ समझते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। जो कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। सेकेंड नंबर आपको 100% याद दिलाते हैं कि ये प्रश्न आपको 100% समझ में आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर में क्या लिखा है समझिएगा कि परिवहन क्या है, इसके महत्व को लिखिए। क्या करा कि परिवहन क्या है, इसके महत्व को लिखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप रट लेते हैं या कुछ भी कर लीजिए, जो कि आपके 5 नंबर का है। कितने नंबर का, 5 नंबर का। देखिए क्या करा उत्तर में, देखिए सबसे पहले किसी वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और लेकर आना है वही परिवहन कहलाता है। सबसे पहले समझेंगे कि परिवहन किसे कहते हैं, राइट। तो परिवहन का अर्थ होता है कि वस्तु या सेवा, वस्तु मतलब हो गया कि कोई पदार्थ हो गया, जैसे ले लीजिए गाड़ी हो गया, कोई अथी हो गया, और सेवा में हो गया कि आदमी हो गया, सामान वगैरह हो गया, ये सब हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे ये बिहार है और बिहार से हमको कहाँ ले जाना है, दिल्ली ले जाना है, तो ये क्या कहलाएगा, और लेकर दिल्ली से आ जाना बिहार में और बिहार से दिल्ली ले जाना, वो क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाता है। परिवहन हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परिवहन हमारे जीवन में क्या है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि परिवहन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परिवहन, क्योंकि इससे लोगों के बीच, विश्व के देशों के बीच दूरियां कम हो गई। जैसे मान लीजिए ये है अमेरिका और ये है सॉरी ये अमेरिका है और ये है क्या है, इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में बहुत ही कम समय में लगता है, और जब परिवहन नहीं था ना तो उस टाइम बहुत ही ज्यादा समय लगते थे। ठीक है, ये आप समझ रखिएगा। आज हम बहुत कम समय में अधिक दूरी तय करने में सक्षम
हो गए हैं। सही बात है। अब आज के जमाना में देखिएगा तो हम कम समय में, बहुत ही कम समय में क्या करते हैं, बहुत दूरी तय कर लेते हैं। परिवहन ने मानव को ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, लेकिन विश्व के विकसित देशों की तुलना में भारत में परिवहन के साधनों की कमी है। और फिर भी भारत में क्या है, परिवहन की कमी है, फिर भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। ठीक है, फिर से मेन मेन पॉइंट को समझाते हैं, अगर आप समझ जाते हैं तो और अच्छी बात है। सबसे पहला परिवहन क्या है, परिवहन मतलब गाड़ी हो गया, गाड़ी जो जानते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, कार हो गया, ये सब परिवहन हो गया, ये हवाई जहाज हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सब क्या है, परिवहन है। और ये परिवहन का अर्थ हमारे जीवन में क्या हो सकता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी चले जाते हैं, जैसे ट्रेन हो गया, हम ट्रेन से एक स्थान से दूसरे स्थान कितना जल्दी चले जाते हैं, तो वो हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ परिवहन के साधन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए परिवहन के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए कृषि के क्षेत्र में हो गया, उद्योग के क्षेत्र में हो गया, और भी क्षेत्र में मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कृषि के क्षेत्र में क्या होता है। भारत में अधिकांश लोगों जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। बिल्कुल 80% कह सकते हैं या 70% कह सकते हैं कि भारत में किस पर आश्रित है, तो कृषि पे आश्रित है। कौन, ये हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप के लोग। ठीक है, आज भी लोग कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़कर परंपरागत तरीके हल बैल से खेती करते हैं, लेकिन योजना काल में सड़कों के निर्माण से मंडियों के साथ संपर्क बढ़ गया है। अब कृषकों में गतिशीलता आई है, इनके उत्पादन बाजार तक पहुंचने लगे हैं, जिससे अनेक उत्पादों का उचित मूल्य मिलना प्रारंभ हो गया है, तथा आज सभी प्रकार के वस्तुएं प्रत्येक बाजार में मिलना प्रारंभ हो गया। जैसे मान लीजिए, इस प्रश्न को हम अच्छे से समझाते हैं। जैसे पहले क्या था, पंजाब के लोग, बिहार हरियाणा के लोग, पश्चिम बंगाल के, उत्तर प्रदेश के लोग, ये सब जो लोग थे ना, वो कृषि किससे करते थे, बैल वगैरह जानते होंगे, बैल हो गया, ये सबसे करते थे, हल हो गया, उससे कृषि वगैरह करते थे। लेकिन जब परिवहन जब आया, तो क्या परिवहन जब आया तो ट्रैक्टर वगैरह ये सब हो गया, और ये बाजार हो गया, और यहाँ पर आदमी है तो यहाँ पर नहीं जा पाते थे, तो क्या करते थे, उसी के माध्यम से जाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ उद्योग के क्षेत्र में समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब उद्योग के क्षेत्र के बारे में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करें कि परिवहन एवं परिवहन के साधनों के विकास के कारण औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तेजी हुई। क्या हुई, जो परिवहन जो है उसके कारण क्या हुआ, उद्योगों में जैसे हो गया मशीन वगैरह, कारखाना वरखाना हो गया, उसका क्या हुआ, तेजी से विकास होना स्टार्ट हो गया। इसके मूल्य कारण एक बाजार का दूसरे बाजार के साथ संपर्क एवं तीव्र गति से चलने वाले वाहनों का विकास हुआ। इस प्रकार से आप समझा सकते हैं। जो अगर आप टीचर जो है वो चेक करेंगे, उसको आपको 5 नंबर देना ही पड़ जाएगा। अगर आप ये सब्जेक्ट लिख देते हैं कि परिवहन क्या है, इसके महत्व को लिखे, परिवहन से आप क्या समझते हैं, किसी प्रकार से अगर आपको पूछा जाता है तो इस प्रकार आप बताएंगे, तो आपको 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो जरूर आप याद कर लिए होंगे। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न में क्या करा है, 3 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ देखिए, जैसा मान लीजिए यहाँ पर ये आदमी है, ठीक है, यहाँ पर भी आदमी, यहाँ पर, यहाँ। ये देखिए अब क्या हो रहा है, पहले 2 आदमी थे, ठीक है, 3 आदमी थे, 4 आदमी, 5 आदमी, और ये फिर बढ़ेगा, फिर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना, यही कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में जो बदलाव आता है उसे ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ऐसे लिख दीजिएगा तो 2 नंबर लिख देगा। जैसे मान लीजिए एक निश्चित समय था, जिस समय कितना लोग थे, 10 लोग रहते थे, ये देखिए 10 लोग हो गया या 5 लोग, जितने भी लोग हो, और फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हो गए, बसना स्टार्ट हो गया, जन्म देना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। चलिए अब देखिए 4 नंबर में क्या करा है, 4 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। 4 नंबर में क्या करा है कि कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का नाम लिखे। देखिए कृषि को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण हो सकता है, सबसे पहले आप जो सोच लीजिए कि पैसा हो सकता है, जलवायु हो सकता है, कि अच्छा वातावरण हो, काम करने वाला आदमी होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, सेवार्थी होना चाहिए, ट्रैक्टर वगैरह होने चाहिए, बाजार थोड़ा सा लग में होना चाहिए, ये सब कुछ कारण हो सकता है। तो अपने मन में सोच के भी आप आंसर दे सकते हैं। तो उत्तर में देखिए क्या लिखा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, रीढ़ मतलब समझते हैं, हड्डी, किसका, जो बैकबोन होता है उसका हड्डी हो गया, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का एक बड़ा अवसर उपलब्ध कराता है।
कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण निम्न है। क्या है? कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जलवायु विविधता। जलवायु कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जिससे कृषि वगैरह करने में बहुत ही आसानी हो। दूसरे नंबर में क्या है कि बाजार की निकटता। यहाँ पर जैसे कृषि वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पर खेती वगैरह कर रहे हैं और बाजार ज्यादा दूर नहीं हो, यहीं पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहीं पे। अगर यहाँ पर होगा बहुत दूर, अगर कृषि होगा मतलब बाजार उजार होगा, तो लाने में सामान वामान लाने में बहुत ही खर्चा हो जाएगा। तो लग रहा है कि तो क्या होगा, कृषि करने में पैसा वैसा बुझाएगा। पूंजी की उपलब्धता, पूंजी होनी चाहिए, पैसा वगैरह होने चाहिए। 4 नंबर में देखिए श्रम की उपलब्धता, जो कि क्या कहते हैं, किसान कहते हैं, वो होना चाहिए। परिवहन के साधन जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, ये सब होना बहुत ही जरूरी है। भूमि का प्रकार, भूमि किस प्रकार का उपजाऊ करता है वो होना चाहिए, कि किस प्रकार की भूमि है, उसमें क्या क्या उत्पादन किया जा सकता है। ये सब कुछ पॉइंट है, अगर आप नोट कर लेते हैं तो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, अगर आप वीडियो पहले भी देख लिए तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि क्या कीजिए, आप बार बार रिवीजन कीजिए। जब तक देखिए रिवीजन जो है ना, एक ऐसा किंग है, कह सकते हैं पढ़ाई का किंग कहा जाता है रिवीजन। रिवीजन क्या कहा जाता है? पढ़ाई का राजा कहा जाता है। अगर आप जितना बार रिवीजन करेंगे ना, उतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आएगा। बहुत बच्चे 1 से लेकर 10 तक मॉडल पेपर जो सेट देख लिए होंगे एमसीक्यू का, जिसे ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। और जो बच्चे नहीं देखे तो जाके देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, उससे भी आप बहुत ही अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव तैयारी नहीं हुआ है तो। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर में क्या करा है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या का वह तत्व जिसे मापा जा सके। क्या करा है? जनसंख्या का वह तत्व जिसे मापा जा सकता है। अब सोचिए, जैसे यहाँ पर लाखों आदमी है, तो उसे हम किस तरह से माप सकते हैं, वो कहा जा रहा है। मापा जा सकता है, उसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, आयु संरचना, व्यवसायिक संगठन, लिंगानुपात, साक्षरता आदि। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जनसंख्या संगठन के माप सकते हैं, या क्या समझते हैं ये सब बोल के हम लिख सकते हैं अच्छा तरह से। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा तो प्लीज सेट 2 के लिए भी रिक्वेस्ट कीजिएगा, जरूर हम आपके लिए सेट 2 भी लाएंगे। ठीक है, अब 6 नंबर में क्या करा है कि उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण सहित व्याख्या करें। क्या करा है कि उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो इसमें क्या लिखा है, उत्तर देखिएगा कि वह वस्तु जिसका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वह उपभोक्ता वस्तु कहलाता है। जैसे ब्रेड, बिस्कुट, कपड़ा आदि। जैसे मान लीजिए इस प्रश्न को हम अच्छे से समझाना चाहते हैं, तो इस प्रश्न को समझिएगा अच्छी तरह से। क्या करा है कि वह वस्तु जिसका हम अपने दैनिक जीवन, दैनिक जीवन का अर्थ क्या हुआ कि जो हम रोज कार्य करते हैं या हम अपने जीवन में बार बार प्रयोग करते हैं, वो चाहे हम इसके यूज हमेशा करते हैं, वह उपभोक्ता वस्तु क्या कहलाता है? उपभोक्ता वस्तु कहलाता है। जैसे हमारा हो गया ब्रेड, ब्रेड हम रोज खाते हैं, बिस्कुट वगैरह रोज खाते हैं, कपड़ा रोज पहनते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा? उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण हो गया। ठीक है, ये आप याद करके 2 नंबर पा सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब चलिए 7 नंबर में देखते हैं। जो 7 नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, इसमें आपको 2 नंबर और 5 नंबर दोनों के दोनों मिल सकते हैं। देखिए 7 नंबर में क्या लिखा है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, इसके कार्य को लिखे। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो योजना आयोग है इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो हम इसका उत्तर पहले समझेंगे कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में किया गया था। सबसे पहले हम आपसे प्रश्न पूछेगा, आपसे कमेंट करते हुए चलेगा कि योजना आयोग का गठन जो कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, और यह एक कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक है। कैसी है? गैर संवैधानिक संस्था है। इसके पदन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना है। इसके कार्य निम्न है। सबसे पहले याद रखिएगा, ये तो आपको याद हो गया होगा। अब आपको दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि ये जो योजना आयोग देख रहे हैं, इसका गठन 15 मार्च 1950 को। ठीक है, यह कैसी है? गैर संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और यह क्या है? पंचवर्षीय योजना है, मतलब कि 5 साल वाला जो कार्य होते हैं वो है। ठीक है, और इसका अब ये जो योजना आयोग है उसे बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। ये भी याद रखिएगा कब कर दिया गया था, तो ये याद रखिए 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, और 2015 में क्या किया गया था? इसे नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, अब योजना आयोग के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या होता है। आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना, ये एक पॉइंट हो गया।
देश के संसाधनों का आकलन करना कि देश में कितने संसाधन वगैरह है, ये नहीं है, इसका आकलन करना। ठीक है, 3 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना, ये हो गया। संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। ये 4 के 4 पॉइंट है, आप जरूर इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आज मेरा सर्दी है, इसी के कारण क्या हो रहा है कि मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है, बट क्या करें, फिर भी क्लास लेना जरूरी है। ठीक है, 8 नंबर देखिए क्या लिखा है कि नगर, महानगर एवं मेगा नगर को परिभाषित करें, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसे आप जरूर अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, क्या करा कि नगर, महानगर एवं मेगा नगर को परिभाषित इस प्रकार किया गया है। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में और अच्छा खासा नंबर दे देगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए नगर क्या लिखा है, महानगर दिया है और मेगा नगर लिखा है। इस प्रकार अगर आप जैसे मान लीजिए ब्लैक पेन से लिख रहे, ठीक है, ब्लू पेन से ये लिखिएगा। ठीक है, और ब्लैक पेन से इस प्रकार का हाईलाइट देते हुए चलिएगा, तो जो चेक करेगा तो वो समझेगा हाँ बच्चा बहुत तेज है। इस प्रकार लिखा है मतलब किसे अच्छा खासा नंबर देना बहुत ही जरूरी है। तो उस प्रकार अगर आप लिखिएगा तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 1 लाख से 10 लाख नगरीय जनसंख्या वाले को नगरीय केंद्र को नगर कहा जाता है। कितना कह रहा है, 1 लाख से 10 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या जहां पर होगा वो क्या कहलाएगी, नगरीय कहलाएगी। जैसे पटना ले सकते हैं आप, दूसरा भी जगह ले सकते हैं। ठीक है, 10 लाख से 50 लाख, यहाँ पर 10 लाख से 50 लाख जो बीच में होगा, 50 लाख के बीच में, उस जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है, महानगर कहा जाता है। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया आदि, ये सब क्या है, महानगर है। क्या है, महानगर है। अब वहीं पर बात करें मेगा नगर की बात करें तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर कहा जाता है। जैसे चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया आदि हो गया। अब कहिएगा सर यहाँ पर भी मुंबई था, वहां पर मुंबई में था, मुंबई में भी जगह हो गया, वहां पर होगा कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या होगा तभी से मेगा नगर कहा गया होगा। ठीक है, और कहीं होगा तो ये 10 लाख से 50 लाख के बीच में होगा तो क्या कहा गया, महानगर कहा गया होगा। ठीक है, तो ये आप पॉइंट थोड़ा सा याद कर लीजिए। और सबसे बड़ा पॉइंट आपको ये याद रखना है क्या, कि 1 लाख से 10 लाख वाले जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, तो बोलिएगा नगर कहते हैं। क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। 10 लाख से 50 लाख के बीच वाले को क्या कहा जाता है, महानगर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और 50 लाख से अधिक मतलब 50 लाख से अधिक वाले को क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं मेगा नगर कहते हैं। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 9 नंबर प्रश्न में देखते हैं, और 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 9 नंबर प्रश्न को, प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख कारण कौन कौन हो सकते हैं। देखिए प्रदूषण समझते ही है कि जैसे आप देखिएगा पटना में हम अभी रह रहे हैं, तो पटना में क्या है, वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रदूषण फैला हुआ है, बहुत, हर जगह पर देखते हैं प्रदूषण फैला हुआ है। तो सोचिए बड़े बड़े जगहों पर कैसा फैला होगा। तो हम इन्हीं पे बात करेंगे थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि वायुमंडल में दूषित एवं हानिकारक पदार्थ के मिल जाने से जब वायुमंडल के विभिन्न घटकों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो उसे ही प्रदूषण कहते हैं। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ये जो कुछ प्रदूषण है इसके बारे में आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं याद करेंगे तो भी अच्छी बात है। क्योंकि देखिए हम बार बार बोलते हैं रिवीजन जो है ना, वो क्या है आपका किंग है, राजा है। जितना बार रिवीजन कीजिए उतना अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलेगा, वो 100% उम्मीद रखिएगा। ठीक है, अब ये आपका 10वां लास्ट प्रश्न है, और यहाँ पर क्या करा है कि जमशेदपुर एवं पुणे शहर को महत्व को लिखिए। जो जमशेदपुर है और पुणे शहर के बारे में आपको महत्व के बारे में लिखना है। सबसे पहले देखिए जमशेदपुर झारखंड का एक औद्योगिक शहर है। सबसे पहले आप ज्योग्राफी में पूछा आएगा, बार बार पूछा भी गया है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो औद्योगिक नगर। कैसा है, औद्योगिक नगर है, जो कि कहाँ पर है, झारखंड में है, जिसकी स्थापना महान उद्योगपति जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। यह नगर लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वही पुणे सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा सा और हम आपको इसमें समझाना चाहते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए जमशेदपुर क्या करा है, जमशेदपुर औद्योगिक नगर है, कहाँ पर है, झारखंड में। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो जमशेद जी टाटा ने की थी। ये आपको पता है टाटा बारे में, वो किए थे। ठीक है, और क्यों ये फेमस है, लोहा के लिए फेमस है। किसके लिए, लोहा के लिए और इस्पात के लिए फेमस है। वहीं पर बात करिए जो पुणे है ना,
वो वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि सेट 2 चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि रिवीजन करा रहे हैं और यहाँ पर आज जो है पढ़ा रहे हैं सेट 1 पढ़ा है, ठीक है। और इस बार 1 से लेकर 10 तक पूरा का पूरा सेट कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके भाई बहन कोई भी क्लास 10th में है तो आरडीएक्स सेल्फ स्टडी को जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने मॉडल पेपर जरूर रुकिएगा बच्चे मेरे, एक बार फिर से बता देते हैं, मॉडल पेपर जो भी बच्चे 1 से लेकर 10 तक सेट नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 10 तक सेट अगर आप नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां से आप देख के ऑब्जेक्टिव में 80 या 90 प्लस ला सकते हैं, इतना तो उम्मीद रखिएगा, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख के। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।